हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 2 सितंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है, 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ क्राइसिस इन वाना दैट नो वन टॉक्स अबाउट। इस आर्टिकल में हम सूडान कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे, जो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है, लेकिन कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। सो इसके जेनेसिस से लेकर के जो करंट सिचुएशन है उसे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हिमाचल बिल रेजेस वुमेन मैरिज एज, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये हिमाचल प्रदेश का एक बिल है जिसमें महिलाओं की जो मैरिज एक्ट एज है उसे बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है हाउ इसरो डिज़ाइन ह्यूमनॉइड स्कल विच विल बी यूज्ड इन गगनयान। व्योमित्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे, प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी हो गई। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ क्राइसिस इन वाना दैट नो वन टॉक्स अबाउट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। जीएस टू आई आर मेन्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लेसेस हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में, प्रीलिम्स में। और जो कंट्री के बारे में बात करेंगे, जिसके कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे, हो सकता है कि उसके बारे में आपको पैराग्राफ आ जाए और पूछा जाए कि बताइए किस कंट्री के बारे में बात हो रही है। वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। बिल्कुल आंसर गाज़ा नहीं है, सूडान है। सो यहाँ पर हम सूडान कन्फ्लिक्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा जो क्राइसिस चल रहा है वो सूडान में ही चल रहा है। जो कन्फ्लिक्ट है, रीसेंट जो कन्फ्लिक्ट है वो पावर स्ट्रगल चल रहा है दो लीडर्स के बीच में। सूडान आर्म फोर्सेस को लीड कर रहे हैं जनरल अब्देल फताह उल बरहान, और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स को लीड कर रहे हैं जनरल मोहम्मद हमदन दगालो। इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है और उसके कारण सूडान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर फिगर्स की बात करें, हॉरिफिक फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और 1 करोड़ से ऊपर लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिसमें 25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें देश छोड़कर जाना पड़ चुका है। ये जो फिगर्स हैं, ये जो नंबर हैं, गाज़ा क्राइसिस से 4 टाइम्स हैं और इस क्राइसिस के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। सूडान जो कि एक एग्रेरियन इकॉनमी हुआ करती थी, आज वो फेमाइन फेस कर रही है और एपिडेमिक्स फेस कर रही है, जैसे कि कॉलेरा। तो इस तरह का आपको क्या आ सकता है, पैराग्राफ लिखा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि किस कंट्री की बात हो रही है, कौन सी कंट्री के कन्फ्लिक्ट की चर्चा हो रही है। नाउ सूडान कन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। Large and multi-ethnic Sudan is no stranger to civil strife and misgovernance. Since independence in 1956, the country has had 15 military coups and 2 civil wars, killing 1.5 million people and resulting in eventual secession of South Sudan in 2011. अगर सूडान की बात करें तो यहाँ पर मिसगवर्नेंस और सिविल वॉर बहुत समय से, जब से ये इंडिपेंडेंट हुआ है तब से ही चल रहा है। 1956 में इसे इंडिपेंडेंस मिली थी। इजिप्ट और यूके, यूनाइटेड किंगडम, दोनों मिलके इसे कंट्रोल कर रहे थे। 1956 में इसे इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद से 15 कूप हो चुके हैं और सूडान का डिवीज़न, पार्टीशन भी हो चुका है साउथ सूडान में। 2011 में सूडान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जो अपर नॉर्दर्न रीजन था वहाँ पर रिच मुस्लिम लोग थे और जो सदर्न रीजन था वहाँ इथनिक पीपल्स और ट्राइबल पीपल और पुअर क्रिश्चियन पीपल रह रहे थे। दोनों के बीच में रिलेटिव इकोनॉमिक डिप्रिवेशन के कारण काफ़ी स्ट्रगल चला है और फाइनली पार्टीशन हुआ था 2011 में। लगभग 1.5 मिलियन लोग अभी तक के अपनी जान गंवा चुके हैं अलग अलग सिविल वॉर में। For the past 2 decades, a conflict in the western region of Darfur has been waged by the infamous Janjaweed militia, the RSF precursor, against the local non-Arab Muslim, killing over 2 lakh एंड डिस्प्लेसिंग 2 मिलियन। जो वेस्टर्न रीजन है, दारफुर रीजन, ये दारफुर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लेसेस इन न्यूज़ में आपको पूछा जा सकता है। ये जो दारफुर रीजन है, यहाँ पर एक अपना ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पर आरएसएफ जो फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स,
उसकी प्रीकर्सर एक और रिबेलियन फोर्स है जिसका नाम है जंजावीड मिलिटिया। इसकी यहाँ पर प्रेजेंस है और ये एक वॉर लड़ रहे हैं लोकल नॉन अरब मुस्लिम के अगेंस्ट, और यहाँ पर लगभग 2 लाख लोगों की जान जा चुकी है। जो करंट क्राइसिस है उसके जेनेसिस की बात कर लेते हैं। द जेनेसिस ऑफ करंट क्राइसिस लाइज इन द 30 ईयर्स ऑफ ऑटोक्रेसी बाय डिक्टेटर ओमर हसन अल बशीर। ओमर हसन अल बशीर 1989 के कूप में प्रेसिडेंट बने थे और यहाँ पर 30 साल से जो है इन्हीं का रूल चल रहा था। 2019 में एक मिलिट्री कूप के तहत इनको ओवरथ्रोन किया गया। द ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल साइंड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स विद सिटीजन ग्रुप्स टू क्रिएट अ जॉइंट मिलिट्री सिविलियन सॉवरेनिटी काउंसिल एंड ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत पॉपुलर प्रोटेस्ट होने के बाद इन्हें ओवरथ्रोन किया गया और उसके बाद में एक ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल ने फ्रेमवर्क साइन किया और इस फ्रेमवर्क के तहत मिलिट्री सिविलियन सॉवरेनिटी काउंसिल बनाई गई, जिसका मेन काम है कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना। लेकिन ये सिविलियन मिलिट्री कोहैबिटेशन 2 साल में कोलैप्स हो गया और यहाँ पर दोबारा से मिलिट्री कूप हो गया और उसके थ्रू जो जनरल अल बुरहान है वो हेड ऑफ द स्टेट इंस्टॉल किए गए। ठीक। सो जो करंट क्राइसिस है वो भी कूप के कारण है। डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट चल रहा था, एक ऑटोक्रेट को बाहर किया गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई और फिर दूसरा ऑटोक्रेट यहाँ पर प्रेसिडेंट बन चुका है। अब पावर स्ट्रगल चल रहा है किसके बीच में? आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है और जो सूडान की आर्म फोर्सेस है, जनरल अल बुरहान के बीच में और रैपिड सपोर्ट फोर्स के जो लीडर हैं जनरल मोहम्मद हमदन दंगालो के बीच में। सो मेन क्राइसिस यही है। लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वापस सिविलियन रूल लेकर आया जाए, इंटरनेशनल प्रेशर भी है लेकिन उसका ज़्यादा इधर फर्क नहीं पड़ रहा है। साइमल्टेनियसली जो आरएसएफ है उन्होंने 2022 का जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क था उसे रिजेक्ट कर दिया। इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के अंदर प्रपोज किया गया था कि सुडानीस आर्मी के साथ आरएसएफ को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए ताकि ये क्राइसिस ख़त्म हो सके। अप्रैल 2015 में एन आर्म कन्फ्लिक्ट कमेंस बिटवीन एन एस्टिमेटेड 3 lakh strong SAF and the RSF with nearly 1 lakh well armed fighter। 2023 में फिर से एसएएफ और आरएसएफ के बीच में जो क्राइसिस है, जो कन्फ्लिक्ट है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। कुछ जगह पर एसएएफ स्ट्रांग है और कुछ जगह पर आरएसएफ स्ट्रांग है। पिछले 16 महीने से ये सिविल वॉर चल रही है और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। सारा ध्यान यूक्रेन रशिया क्राइसिस में है और बचा हुआ जो ध्यान है वो पैलेस्टीन इशू के। Despite its larger strength and air force, SAF could not dominate the conflict। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होने के बाद भी जो सूडान आर्म फोर्स है वो डोमिनेट नहीं कर पा रही है कन्फ्लिक्ट में। उन्हें अपनी नेशनल कैपिटल खार्टूम छोड़ना पड़ा, इवैक्यूएट करना पड़ा और रीलोकेट करना पड़ा पोर्ट सूडान में। सो यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं, पोर्ट सूडान और खार्टूम, दोनों आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इन रिवर्स 2 decades of ethnic cleansing by the RSF and Janjaweed in Darfur and elsewhere in Sudan have stiffened the resistance of several ethnic groups which have sided with SAF। The RSF has had some success in South Central region। So जो RSF और जंजावीद है इन लोगों ने इथनिक क्लिनसिंग की है, तो बहुत सारे जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जो इथनिक ग्रुप हैं, वो किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं? एसएएफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आरएसएफ के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि आरएसएफ को कुछ सक्सेस मिली है साउथ और सेंट्रल रीजन में। नाउ बात कर लेते हैं कि कैसे सूडान जो है प्लेग्राउंड बन गया है फॉरेन इंटरेस्ट के लिए। फॉर पिक्यूनरी एंड जियो स्ट्रेटेजिक रीजन फॉरेन इंटरेस्ट हैव फिश्ड इन सूडान ट्रबल्ड वाटर। सूडान share land border with 7 countries and a coastline along Red Sea। It also has plenty of natural resources such as crude, gold and large fertile land। The war has created strange bedfellows। Egypt, Sudan big brother, has supported SAF as has Iran, Cairo arch enemy। Russia, Wagner group critically supported RSF while the Kremlin has pressed SAF for naval base in port। So जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण ये सूडान प्लेग्राउंड बन चुका है फॉरेन इंटरेस्ट के लिए और उसके
कई सारे रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि सूडान जो है 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, रेड सी के साथ कोस्ट लाइन शेयर करता है, यहाँ प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, लार्ज फर्टाइल लैंड है, और ऑब्वियसली अगर क्रूड ऑयल है तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया का इंटरेस्ट तो अपने आप आ ही जाता है। इजिप्ट की अगर बात करें तो इजिप्ट जो है एसएएफ को सपोर्ट कर रहा है, ईरान भी एसएएफ को सपोर्ट कर रहा है, रशिया का जो वैगनर ग्रुप है ना, वैगनर ग्रुप जो मर्सिनरी ग्रुप है वो बेसिकली आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है, और रशिया क्रेमलिन की बात करें तो वो एसएएफ को सपोर्ट कर रहा है। यूएई सबसे बड़ा आरएसएफ सपोर्टर है, उन्हें वेपन्स दे रहा है और गोल्ड जो है लॉन्डर कर रहा है। सो सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वो यूएई है आरएसएफ का। चैड एंड लीबिया जो है आरएसएफ को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो मर्सिनरीज हैं वो भी आरएसएफ को ही सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो रशिया के हों, यूक्रेन के हों, साउथ सूडान के हों, कहीं के भी। यूनाइटेड स्टेट्स और जो आपका इज़राइल है वो कहीं ना कहीं एसएएफ का सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। जो जनरल अल बुरहान हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टाइज को नॉर्मल किया है, इज़राइल को रिकॉग्नाइज किया है। वाइल सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड बाय सऊदी अरेबिया, यूएस एंड द इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट, द अफ्रीकन यूनियन टू अरेंज अ सीज फायर, नन हैज सक्सीडेड लार्जली ड्यू टू द ऑब्ड्यूरेसी ऑफ कैल्सिरेंट बेलिजेंट्स। यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, अफ्रीकन यूनियन, ये सारे मिलकर ट्राई कर रहे हैं कि सीज फायर अरेंज हो सके, लेकिन जो बेलिजेंट्स हैं, बेलिजेंट्स मतलब ये जो फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस, ये इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है कि सीज फायर यहाँ पर आ नहीं पा रहा है। पिछले 11 महीने में सिर्फ एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन पास हुआ है सूडान कन्फ्लिक्ट के ऊपर, जो कि एस्पिरेशनल ज़्यादा है, प्रिस्क्रिप्टिव कम है। द यूएस स्पॉन्सर्ड पीस टॉक्स इन जेनेवा लास्ट मंथ हैड एन inauspicious beginning with SAF staying out, objecting to the presence of UAE. Although this 10 days talk concluded on August 23 without reaching a ceasefire deal, the belligerents agreed to open 3 corridors for desperately needed humanitarian relief. Recently जो है यूनाइटेड स्टेट स्पॉन्सर्ड एक पीस टॉक्स रखी गई थी जेनेवा में लास्ट मंथ, जिसमें एसएएफ जो सूडान आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इस पीस टॉक्स में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की भी प्रेजेंस थी। लेकिन 10 दिन की ये जो टॉक चली है उसमें सीजफायर डील तो नहीं हो पाई, लेकिन 3 कॉरिडोर्स जो है ओपन कर दिए हैं ताकि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ यहाँ पर पहुँचाया जाए। अब इंडिया के स्टेक की बात कर लेते हैं। इंडिया ने अपने जो नेशनल्स हैं उन्हें इवैक्यूएट कर लिया था जब कन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा था उसी वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के लिए काफ़ी सारे स्टेक्स हैं, क्योंकि इंडिया का सूडान काफ़ी अच्छा फ्रेंड है अफ्रीका कंट्री में। 2022-23 की बात करें तो इंडिया का डायरेक्ट ट्रेड है सूडान के साथ वो $2000 मिलियन के आसपास था। इंडिया के फेवर में 9:1 है, और इंडिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है शुगर का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा इनडायरेक्ट ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है, यूएई और सऊदी अरेबिया के थ्रू इंडिया से जो है एक्सपोर्ट होता है और सूडान पहुँचता है। 2003 में इंडिया ने पहला मेजर इन्वेस्टमेंट किया था अब्रॉड में, और वो सूडान में किया गया था। उस समय प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने स्टेट विजिट की थी सूडान में, और उसके बाद से जो रिलेशन रहे हैं इंडिया और सूडान के वो काफ़ी अच्छे होते चले गए हैं। इंडिया ने $700 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी कमिट किया था सूडान को। दोनों कंट्री के बीच में स्टूडेंट और जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेडिकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा सूडान से इंडिया आते हैं। सो ओवरऑल इंडिया और सूडान के जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंडिया के लिए चिंता की बात यह है कि अगर ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा तो इस्लामिक मिलिटेंसी दोबारा से रिवाइव हो सकती है, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए खतरनाक है। सो ये कंप्लीट हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हिमाचल बिल रेजेस वुमेन्स मैरिज एज, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी बात करेंगे, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट
अब धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है और उसका बेस्ट एग्जाम्पल हिमाचल का ये बिल है जो अभी रिसेंटली पास किया गया है। शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश असेंबली ऑन Tuesday passed a bill to raise the minimum age of marriage for women from 18 to 21 years. The Prohibition of Child Marriage Bill 2024 was passed by voice vote. The bill amended the Prohibition of Child Marriage Act, which was passed by Parliament in 2006. So recently, हिमाचल प्रदेश असेंबली में पार्लियामेंट के द्वारा जो बिल 2006 में पास किया गया था उसमें अमेंडमेंट किया गया है। पार्लियामेंट ने 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पास किया था और उसमें स्टेट लेजिस्लेचर ने अमेंड करके पास किया है और वुमेन की जो मैरिज एज है उसे 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दिया है। अब महिलाओं की एज और पुरुष मैन और वुमेन दोनों की एज 21 साल कर दी गई है हिमाचल प्रदेश में। सो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट के बिल को अमेंड कर सकता है, सेंट्रल लॉ को किस तरीके से एक स्टेट गवर्नमेंट अमेंड कर रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश असेंबली बिल पास हुआ है उसमें है क्या। तो उसमें बस इतना ही है कि जो महिलाएं हैं उनकी एज को 18 से 21 कर दिया गया है और इसके पीछे का रैशनल क्या बताया जा रहा है। सम गर्ल्स स्टिल मैरी एट यंग एज विच हिंडर्स देयर एजुकेशन एंड एबिलिटी टू प्रोग्रेस in life. Additionally, many women are unable to achieve success in their careers due to early marriage. अगर जल्दी शादी हो जाती है तो महिलाओं का एजुकेशन रुक जाता है, वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाती हैं और उनकी जो प्रोग्रेस करने की एबिलिटी है वो हिंडर हो जाती है, वो रुक जाती है और इसी कारण से ये जो एज है इसे 18 से 21 वर्ष कर दिया है। मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड दैट अर्ली मैरिज एंड मदरहुड ऑफन सीवियरली इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ वुमेन। जो महिलाएं होती हैं अगर वो छोटी उम्र में ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मदरहुड अचीव कर लेती हैं तो उनकी हेल्थ पर भी खराब असर पड़ता है और अर्ली मैरिज के कारण वो फ्यूचर में प्रोग्रेस भी नहीं कर पाती हैं, अपना करियर भी नहीं बना पाती हैं। तो ये मेन रैशनल था जिसके कारण ये मैरिज एक्ट पास किया गया है और मैरिज एज बढ़ाई गई है। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल लॉ को अमेंड कर रही है। सो यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। द कॉन्करेंट लिस्ट और लिस्ट 3 अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास laws on. Entry 5 of concurrent list comprises number of subject including marriage and divorce, infants and minors. So जो concurrent list है उस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। इसमें मैरिज एंड डाइवोर्स, इन्फेंट एंड माइनर्स ये एक सब्जेक्ट है। इसका मतलब मैरिज से रिलेटेड जो भी लॉज होंगे, डाइवोर्स से रिलेटेड जो भी लॉज होंगे उसमें केंद्र सरकार के भी पास पावर होगी लॉ बनाने की और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी लॉ बनाने की पावर रहेगी। इसलिए यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनने सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को अमेंड किया है। टिपिकली अंडर आर्टिकल 200 of the Constitution, a bill passed by the State Assembly will hand it over to the governor of that state for her assent. The governor can then declare that she assented to the bill, making it a law, return the bill for reconsideration or reserve it for consideration by the president. President can then declare that she assent or withhold assent to the bill or direct the governor to send it back for reconsideration. हम यहाँ पर आर्टिकल 200 के बारे में बात करते हैं। मैंने पहले भी आपको आर्टिकल 200 के बारे में बता चुका हूँ। जब भी आर्टिकल 200 इन्वोक किया जाएगा तो जो गवर्नर है उनके पास बिल आएगा। गवर्नर के पास कुछ ऑप्शंस होंगे। गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं, सीधे एसेंट दे दिया तो वो जो बिल होगा वो लॉ बन जाएगा।
उसके बाद वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, और जो उनके पास थर्ड ऑप्शन है वो है प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर दिया जाए। जैसे ही वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व करेंगे, फिर उनके पास जो पावर होगी वो ख़त्म हो जाएगी। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, या तो उस बिल को एसेंड कर देंगे, साइन कर देंगे तो वो लॉ बन जाएगा, या फिर उसे अपने पास रख लेंगे, विथहोल्ड कर लेंगे, या फिर वो गवर्नर को वापस भेजेंगे कि भाई इसे वापस आप असेंबली भेज दो रिकंसिडरेशन के लिए। अब मान लीजिए असेंबली ने दोबारा से उसे वापस पास करके भेज दिया, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है कंपेल्ड नहीं है यहाँ पर साइन करने के लिए, एसेंट देने के लिए। जितने बार चाहें उतने बार प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं बिल को। सो ये उनका एब्सोलूट वीटो होता है। हालांकि ऑब्वियसली हमें पता है कि वो एड एंड एडवाइस पर काम कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उन्हें बोलेगी कि वापस भेज दो तो वापस उन्हें भेजना होता है। हाउएवर, द बिल पास्ड बाय हिमाचल प्रदेश अमेंड्स द PCM एक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट मैरिज एक्ट फॉर वुमेन, मेकिंग इट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट का लॉ है और जो हिमाचल प्रदेश का लॉ है, दोनों में मैरिज एज जो है महिलाओं की अलग अलग है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ, स्टेट गवर्नमेंट के लॉ दोनों ही यहाँ पर इनकंसिस्टेंट हो गए हैं। आर्टिकल 254(1) में कॉन्स्टिट्यूशन के ये कहा गया है कि इफ स्टेट लेजिस्लेचर enact a law dealing with the subject in the concurrent list and the law is repugnant, inconsistent or contradictory with the central law, then the repugnant portion of the state law will be void। ये आर्टिकल 254 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2025 में ये आपको 100% पूछे जाने की संभावना है। इन केस अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट में कोई लॉ बना रहा है और वो सेंट्रल लॉ से कंसिस्टेंट नहीं है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो जो पोर्शन कंसिस्टेंट नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, उसे नल एंड वॉइड करार माना जाएगा। इसका मतलब जो हिमाचल ने एज बढ़ाई है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। 18 से 21 जो की है वापस वो 18 हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है उसमें 18 एज है महिलाओं के शादी करने की। चीज़ें क्लियर है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन 254(2) में दिया हुआ है। इफ़ द बिल इन क्वेश्चन इज रिपग्नेंट टू अ अर्लियर और एग्जिस्टिंग लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, द बिल मस्ट बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड नीड टू बी रिसीव हर एसेंट एज पर आर्टिकल 201। अगर इनकंसिस्टेंट लॉ होता है तो जो गवर्नर हैं उनकी ड्यूटी होगी कि वो आर्टिकल 201 के अंदर ऐसे बिल को क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। और प्रेसिडेंट के लिए जब बिल को रिजर्व किया जाएगा, उसके बाद अगर जो प्रेसिडेंट है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो बोलती है प्रेसिडेंट को कि आप साइन कर दीजिए और बिल को एसेंट दे दीजिए, तो ये जो बिल होगा ये नल एंड वॉइड नहीं होगा और ये एक्ट बन जाएगा। अगर सम अप करें तो कोई भी लॉ जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में बनाया जा रहा है और कॉन्ट्राडिक्टरी है, इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर उस लॉ को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो वो लॉ नल एंड वॉइड नहीं होगा और वो इसके बाद स्टेट में इम्प्लीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं वो इस बिल को रिजर्व रखेंगे और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भेजा जाएगा, और उसके बाद अगर उन्हें प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी तो ये बिल एक्ट बन जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये आपको ध्यान रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। द प्रोसेस वॉज सीन इन एक्शन इन केस ऑफ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी तरह की जो प्रोसेस है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो उत्तराखंड में लाया गया था, उसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो की गई थी। चीज़ें क्लियर है। ये हमारा आर्टिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिए हैं 254(1), 254 आर्टिकल और आपका 201 और 200 आर्टिकल, ये चारों आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपको प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी। ठीक।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ इसरो डिज़ाइन ह्यूमनॉइड स्कल विच विल बी यूज्ड इन गगनयान। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछने की संभावनाएं कम है। आर्टिकल में हम व्योमित्र के बारे में बात करेंगे। व्योमित्र एक हाफ ह्यूमनॉइड है। ISRO uncrewed Gaganyaan mission in 2025 will carry the female half humanoid Vyomitra, literally space friend. So जो इसरो है वो 2025 में अनक्रूड गगनयान मिशन करने वाला है। अनक्रूड का मतलब कोई एस्ट्रोनॉट नहीं जाएगा इस मिशन में, केवल और केवल एक रोबोट जाएगा, एक हाफ ह्यूमनॉइड जाएगा जिसका नाम व्योमित्र रखा गया है। व्योमित्र का जो मतलब है वो होता है स्पेस फ्रेंड। सो इसी व्योमित्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ह्यूमनाइट्स के बारे में बात करते हैं। ह्यूमनाइट्स और हाफ ह्यूमनाइट्स आर रोबोटिक सिस्टम डिज़ाइन टू रिसेंबल ह्यूमन। जो ह्यूमनाइट्स हैं वो बेसिकली एक रोबोटिक सिस्टम है जो कि ह्यूमन की तरह दिखते हैं। व्योमित्र comes with movable arm, torso, a face and a neck and function autonomously in space. So basically जो व्योमित्र है उसमें आर्म्स होंगे, आपका टॉर्सो होगा, फेस होगा और नेक होगा, मतलब गले तक है और गले के नीचे कुछ भी नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक रोबोट है जो कि स्पेस में ऑटोनॉमस फंक्शन करेगा। इन जनरल रोबोटिक सिस्टम आर यूज टू असिस्ट एस्ट्रोनॉट इन परफॉर्मिंग रिपीटेटिव और डेंजरस टास्क इन स्पेस लाइक क्लीनिंग ऑफ सोलर पैनल or fixing faulty equipment located outside the spacecraft. This protect astronauts and allow them to work on a scientific mission एट हैंड। जनरली जो रोबोटिक सिस्टम है उनका जो मेन काम होता है वो एस्ट्रोनॉट्स को असिस्ट करना होता है। वो मेनली रिपीटेटिव जो फंक्शंस होते हैं उसे परफॉर्म करते हैं, जो डेंजरस फंक्शन होते हैं उसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सोलर पैनल को क्लीन करना या फिर स्पेस क्राफ्ट में बाहर कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो कि जिसमें फॉल्ट आ जाए तो उसे फिक्स करने का काम भी आपके जो रोबोट होते हैं वही करते हैं, क्योंकि ये डेंजरस काम है। अगर इसमें एस्ट्रोनॉट जाएं तो उन्हें हार्म भी हो सकता है। तो बेसिकली एस्ट्रोनॉट को प्रोटेक्ट करने का काम और जो रिपीटेटिव फंक्शन है वो करने का काम इनका होता है। वाई विल इसरो सेंड अ ह्यूमनाइड टू स्पेस नेक्स्ट ईयर। फिर जब एस्ट्रोनॉट नहीं जा रहे हैं तो ह्यूमनाइड को नेक्स्ट ईयर ही क्यों भेजा जा रहा है? नेक्स्ट ईयर मिशन इज प्राइमरली डिजाइंड टू बी अ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ व्योमित्र। इट विल सी द हाफ ह्यूमनाइड यूज इट्स रोबोटिक आर्म टू परफॉर्म ऑपरेशन एट द क्रू कंसोल, visually monitor various system inside the crew module and communicate with the earth based mission control team. So ये जो व्योमित्र को भेजा जा रहा है ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन है। जो स्पेस क्राफ्ट हम भेजेंगे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस में जाएगा। कुछ समय वहाँ पर हमारे एस्ट्रोनॉट रहेंगे और कुछ समय बिताने के बाद वो वापस आएंगे। सो स्पेस क्राफ्ट जाएगा और रिटर्न आएगा, उसके लिए हमें पहले से टेस्टिंग करनी होगी। तो हम डायरेक्टली एस्ट्रोनॉट को नहीं भेज रहे हैं, पहले एक रोबोट को भेजेंगे। जब ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि हमने जो स्पेसक्राफ्ट बनाया है वो इतना बढ़िया है कि वो फेल होने के उसके चांसेस बिल्कुल नहीं हैं, तभी हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। अनलाइक बोइंग जो हमने आज ही डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया था बेसिकली, कि सुनीता विलियम्स और आपके बैरी विल्मोर वहाँ पर फंस गए हैं क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो ऐसी सिचुएशन इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स के साथ ना हो, इसलिए हमने फुल प्रूफ प्लान बनाया है और सबसे पहले व्योमित्र को भेजा जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा रोबोटिक आर्म है उसका भी परीक्षण हो जाएगा। उसको जो हमने तैयार किया है उसके जो फंक्शंस हैं वो चेक कर लिए जाएंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है स्पेस में। जैसे कि उसके कुछ फंक्शन हैं वो प्रॉपरली क्रू मॉड्यूल में जो वेरियस सिस्टम है उसे मॉनिटर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अर्थ के साथ कम्युनिकेट कर रहा है नहीं कर पा रहा है, उसमें कुछ खराबी तो नहीं आ रही है। ये सारे एस्पेक्ट हम इस मिशन के थ्रू चेक करेंगे। सो बेसिकली ओवरऑल ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन है। इसरो विल इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ रोबोट टेक्नोलॉजी टू मेजर द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ स्पेस ट्रेवल ऑन ह्यूमन बींग्स अहेड ऑफ फर्स्ट क्रूड मिशन planned for later in 2025. So basically
यही किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट की जा रही है किस तरीके से स्पेस में रोबोट के ऊपर असर पड़ेगा, और उसी से हम देखेंगे कि जो ह्यूमन है उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। और उसी के बाद लेटर जो है क्रूड मिशन प्लान किया जाएगा। जब ये मिशन सक्सेसफुल होगा तभी एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। हाउ डिड इसरो डिज़ाइन द ह्यूमनाइड स्कल फॉर व्योमित्र? द रिसेंटली डिज़ाइन व्योमित्र स्कल will house the key component of robot. It has been made using the aluminum alloy ALSI 10 mg, known for its high flexibility, lightweight, heat resistance and mechanical property. So जो humanoid है उसे एल्यूमिनियम अलॉय के थ्रू बनाया गया है, और ये जो अलॉय है ALSI 10 mg, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है? हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत हल्का वेट है, हीट रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया है, और कई सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ये प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ही इस मटेरियल को चूज़ किया गया है। ये जो मटेरियल है जनरली ऑटोमोटिव इंजन्स और एरोस्पेस कंपोनेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में ये चीज़ें आपको आ सकती है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी।